नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिहार वर्तक में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं EVS, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि 6 फरवरी 2023 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन उसी को हम लोग करेंगे और आप लोग भी आंसर कीजिए कि कौन सा सही होगा और कौन गलत। और EVS में ऐसे पॉइंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। EVS का जो 15 आपको क्वेश्चन मिलेंगे उसे याद रखना पड़ेगा, और 15 जो होता है उसमें थोड़ा पेडागोजी है तो उसे समझकर आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो 15 क्वेश्चन होते हैं उन्हें याद करना पड़ता है। ओके, यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। नीचे दिया गया है झील, झरना, तालाब, पहाड़ी और नदी। इस पर विचार करना है, सोचिए, और इन पांचों में से जो अलग है उनको आपको चूज करना है। इनमें से कौन भिन्न है, कौन अलग है, ये बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए झील जो होता है ये पानी वाला है, झरना भी पानी, तालाब भी पानी और नदी भी पानी। लेकिन यहाँ पे पहाड़ जो है, पहाड़ी क्षेत्र के बारे में ये पानी से अलग हटकर बात कर दिया। तो यहाँ पे जो आपको भिन्न दिखाई दे रहे हैं यानी कि अलग है, वो आपका पहाड़, ठीक है। तो ऑप्शन डी में आपको पहाड़ी दिख रहे हैं, उसे कीजिए। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, माइंडली, ठीक है। इस क्वेश्चन को माइंड से करना था, इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये आपका कूट है, इसलिए थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए क्या कथन दिया गया है। गुजरात के लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। तो आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, गुजरात का जो लोग होते हैं वहाँ पे दाल के साथ क्या खाते हैं, चपाती खाते हैं। चपाती यानी रोटी, और दाल में शक्कर डालते हैं। ये बात सही है, और आप नहीं जानते हैं तो इसे नोट कर लीजिए। ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन कि गुजरात के लोगों को क्या पसंद है खाने में, तो वो दाल के साथ जो है वो चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर भी डालते हैं, ठीक है। और बी कह रहा है केरल में अधिकतर लोग किसी भी कड़ी के साथ टेपियोका खाते हैं। तो मैं आपको बार बार बताई हूँ, केरल की जब भी बात करें तो टेपियोका या फिर नारियल जाता है सही। तो यहाँ पे ये बात भी सही कह रहा है कि केरल के अधिकतर जो लोग होते हैं वो कड़ी के साथ टेपियोका खाते हैं, ठीक है। ये बात भी सही है। और ऑप्शन सी में है कश्मीर के लोग नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली खाते हैं। तो ये आपका गलत है। नारियल के तेल में नहीं बल्कि सरसों के तेल में समुद्री मछली को खाते हैं कश्मीर के लोग, और नारियल के तेल में गोवा के लोग खाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा अलग अलग कर दिया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। आप इसे याद रख सकते हैं, कश्मीर के लोग जो है वो सरसों तेल में मछली बनाकर खाते हैं, और गोवा के लोग जो है वो नारियल तेल में मछली बना के खाते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों आपका गलत कर दिया, इसमें का उसमें कर दिया, उसमें का इसमें कर दिया, ठीक है। इसलिए ये दोनों गलत हो गया। यहाँ पे आपका सही जा रहा है ए और बी, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। नीचे दिए गए पक्षियों का वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आंख मानव के भांति उसके सामने की ओर होती है। आप अधिकांश पक्षी को देखिएगा तो उसका आंख जो होता है सिर के साइड होता है, लेकिन जो यहाँ पे पूछ रहा है उस पक्षी के बारे में जिसका आंख जो है मानव की आंख की तरह होता है सामने की ओर, तो वो जो है आपका उल्लू है। उल्लू का जो आंख होता है वो मनुष्य की आंख की तरह सामने होता है, ठीक है। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपका कूट है, इस क्वेश्चन को कर लिया जाए। ये क्वेश्चन है आपका, कहाँ पे घर कैसा होता है, ये वाला बात कह रहा है। क्वेश्चन पहले देख लीजिए। स्थानों के साथ उस क्षेत्र के गांवों के सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान करना है, ठीक है। यानी कि मोलन गांव यानी कि जो असम है उसमें किस तरह की घर होता है, लद्दाख में किस तरह की घर होता है, इसके बारे में पूछ रहा है, उसी को मिलान करना है आपको। यहाँ पे देखिए
चलिए आप लोग आंसर कीजिए कौन सा सही होगा। ए और बी दोनों में से आप आंसर को चूज कीजिएगा, दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जान लीजिए ऑप्शन ए मोलन गांव यानी कि जो असम में है, असम में कौन सा गांव है, मोलन गांव। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। अगर असम नहीं देगा तो सिर्फ मोलन गांव देकर आप अगर दे देगा तो आप भ्रमित हो जाएंगे। अगर आपको याद नहीं रहेगा ये बात कि मोलन गांव कहाँ है तो आप कैसे कीजिएगा, नहीं हो पाएगा, इसलिए दोनों को याद रखें, ठीक है। तो मोलन गांव जो है वो है आपका, मोलन गांव में जो घर होता है वो बांस के खंभों पर 3 से 4 मीटर ऊंचाई पर बने उठे हुए घर होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। जहाँ 3 से 4 मीटर की ऊंचाई पर बने हुए बांस का घर कहे तो वो आपका जाता है असम, ठीक है, असम जाएगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ए का आपका 3 हो जाएगा, यानी कि असम में कैसा घर, बांस के खंभों पर 3 से 4 मीटर ऊंचाई पर बने उठे हुए घर होते हैं, ठीक है। और लद्दाख की बात किया जाए तो लद्दाख में जो होता है वो जो है मिट्टी और चूने से पुती पत्थर की दीवारें, लकड़ी की फर्श और लकड़ी की समतल छत होते हैं। कहाँ, लद्दाख में, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। आप चाहेंगे तो नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, कि असम में कैसा घर रहता है, लद्दाख में कैसा घर रहता है। और जब हम मनाली की बात करें तो मनाली में जो होता है वो पत्थर अथवा लकड़ी से बने ढालू छत होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। मनाली में कैसा घर, पत्थर अथवा लकड़ी से बने ढालू छत होता है। और कंक्रीट कंटीली झाड़ियों वाली बात करें तो वो आपका राजस्थान का घर है। राजस्थान में कैसा घर, मिट्टी की मोटी दीवार होती है और उसकी छतें जो होती है वो कंटीली झाड़ियों की होती है, ठीक है। इस बात को आप नोट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है हर एक स्टेट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कूट दे दिया गया है, नहीं तो कहीं कहीं कोई कोई स्टेट में जो है वो सीधे क्वेश्चन दिया है कि राजस्थान में बना घर कैसा होता है। तो उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, तो कौन सा ऑप्शन करेंगे, जहाँ मोटी दीवारें से बनी हो घर और उसकी छत जो है वो कंटीली हो, ठीक है, कंटीली झाड़ियों की छत होती है। तो यहाँ पे आप सही मिलान कर लिए। आप बेटर होगा कि आप नोट कर लें ताकि फिर आए जब क्वेश्चन तो दिक्कत ना हो, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी आपका कूट है। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है आपको। हाथी के संबंध में बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है हाथी का एक समूह जिसे झुंड कहते हैं में रहते हैं। तो ये सही बात है। हाथी जिस समूह में रहता है उसे झुंड कहते हैं और हाथी जो है वो समूह में ही रहता है। और ऑप्शन बी कह रहा है हाथियों के झुंड में केवल हाथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। ये बात भी सही है। हाथियों का जो झुंड होता है उसमें सिर्फ हाथनी होती है और उसके बच्चे होते हैं, ठीक है, नर हाथी नहीं होते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाथियों के झुंड में कितनी भी हाथनियाँ अपने बच्चों के साथ रह सकती है, तो ये कितनी भी हाथनियाँ एक झुंड में नहीं रहती है, ये आपका गलत है, ठीक है। एक झुंड में ज़्यादा हाथी नहीं रहता है। और ऑप्शन डी में कह रहा है कि हाथी 4-5 वर्ष की आयु होने तक ही झुंड में रहते हैं, इसके पश्चात वह अपना झुंड छोड़कर हाथियों के झुंडों में सम्मिलित हो जाती है। तो ये गलत बात है। हाथी जो है वो अपना जो झुंड है उसे छोड़कर किसी दूसरे झुंड में वो शामिल नहीं होती है। यहाँ पे आपका जो सही हो रहा है ए और बी, ऑप्शन आपका सी सही होगा। सिर्फ ए और बी सही है, बाकी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। मैं अभी बताऊंगी इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। कोई व्यक्ति 29 सितंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत यानी कि गुजरात से नरकोइल कहाँ है,
केरल में है, जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 20:45 बजे चली और 1 अक्टूबर 2019 को 12:45 तक नागरकोइल पहुंची। ठीक है, यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी इतना है 2200 किलोमीटर, तो ट्रेन की औसत चाल जो है इसे बताना है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिए, ये कहाँ से कहाँ ट्रेन जा रहा है इसको साफ इग्नोर करके चलिए। यहाँ पे सिर्फ डेट देखिए कि कब निकल रहा है ट्रेन, 29 सितंबर को। 29 सितंबर को कै बजे? 20:45 में। ठीक है, और पहुँच कब रहा है? 1 अक्टूबर को। तो इसमें अंतराल कितना हो रहा है? 29 सितंबर को गाड़ी चलेगा, ट्रेन चलेगी, उसके बाद 30 सितंबर को चलेगी। सितंबर तीसा होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर 31 रहता तो 31 तारीख को भी लेते। ठीक है, तो ये सितंबर जो होता है वो 30 दिन का होता है। तो 29 को गाड़ी चली और 30 को और फिर 1 को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन कैसे करना है। 29 सितंबर को गाड़ी कब चली? 20:45 में। ठीक है, और बीच में 1 दिन का अंतराल है। 30 सितंबर को भी लगातार ट्रेन चली, वो भी आप मान लीजिए 20:45 तक। ठीक है, इसी तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बिल्कुल इजी वे में आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे जो समय दिया उसी को आप 30 सितंबर को यहाँ पे मान लीजिए 24 घंटा हो जाएगा। और फिर 1 अक्टूबर को गाड़ी कब तक चली? 12:45 तक। तो अपने से इसको भी मान लेना है 20:45 तक। ठीक है, और 20:45 तक आप ट्रेन को चला रहे हैं, तो इसमें तो आप टाइम का बढ़ोतरी कर दिए। तो इसमें से जो रियल टाइम इसका दिया गया है 1 अक्टूबर को कितना बजे तक चला, उसमें आपको माइनस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सब 20:45 कर दिए, ये जो टोटल हो जाएगा 48 घंटा हो जाएगा। 1 अक्टूबर तक, 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक जो गाड़ी चली वो टोटल 48 घंटा तक चली। लेकिन इसमें फालतू जो ऐड हुआ है 8 घंटा, तो उसे हम लोग घटा लेंगे। ठीक है, हम 1 अक्टूबर को कितना बजे तक गाड़ी ट्रेन चल रहा था? 12:45 तक ही चल रहा था, लेकिन हम लोग इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं। कितना ऐड किए हैं? 8 घंटा। ठीक है, तो इस 8 घंटा हम लोग माइनस करके निकाल लिए 8 घंटा, और फिर यहाँ पे भी माइनस कर देंगे 8 घंटा, क्योंकि ये सब जो है वो अपने सुविधा के लिए इसमें ऐड किया गया था। ठीक है, ताकि क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे भी आप माइनस कर लीजिए 8 घंटा, तो ये हो जाएगा आपका 40 घंटा। तो समय जो हो गया आपका कितना? टोटल समय, टोटल जो आपका ट्रेन चला गुजरात से नागरकोइल जाने के लिए, टोटल 40 घंटा चला। ठीक है, और जो दूरी थी वो थी 2200 किलोमीटर की। ओके, आपको समय और दूरी मालूम चल गया, अब तो इजी हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो जब समय और दूरी चल गया मालूम, तो चाल निकालना है। तो चाल जो होता है, चाल बराबर क्या पढ़े हैं आप? दूरी बटा समय। ठीक है, तो दूरी कितना दिया यहाँ पे? 2200, और चाल समय आप कितना निकाले हैं? 40 आवर, 40 घंटा। अगर आप इसमें से आप भाग दे देते हैं तो 55 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा स्पीड। ठीक है, ये आपको इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस टाइप का क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, इस टाइप से अगर आप सॉल्व करते हैं बिल्कुल इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप समझकर फिर से इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत ही बेटर तरीके से क्वेश्चन को किया जाए ताकि अच्छा लगे क्लास। क्या है क्वेश्चन? देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचों में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं? बताइए किस राज्य में, सीधे आप बताइए कि किस राज्य में जो है तेजपत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची या फिर काली मिर्च उगाए जाते हैं। तो आप
इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। केरल राज्य जो है, केरल में छोटी इलायची, बड़ी इलायची या तेजपत्ता या फिर काली मिर्च केरल में उगाया जाता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये आपका कूट है, अच्छे से करना है। क्या कहा, निपोन्थिस के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निपोन्थिस एक पौधा है, वो कैसा पौधा है, ये ऑप्शन पढ़ के आप लोग आंसर कीजिए। ओके, ऑप्शन है आपका, यह पौधा कीड़े मकोड़ों, मेढकों और चूहों को फंसाकर उनका शिकार करता है। बिल्कुल सही बात है। निपोन्थिस जो पौधा है ये मांसाहारी पौधा होता है। ये कीड़ा मकोड़ा को या फिर मेढक को, चूहा को अपना शिकार करके वो खाता है। ठीक है, कौन सा पौधा, निपोन्थिस। ओके, यहाँ पे ऑप्शन बी कह रहा है यह पौधा हमारे देश में नहीं पाया जाता है, तो ये गलत बोला। ये पौधा जो है वो हमारे देश में भी पाया जाता है, तो यहाँ पे नहीं बोल रहा है, ये गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी है, यह पौधा कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है। ये आपका गलत है, ये कोई मोहक आवाज़ नहीं निकालता है यह पौधा, ये आपको गलत बोला सेंटेंस। ऑप्शन डी कह रहा है इसका आकार घड़े जैसा होता है जिसकी मुंह पत्ती से ढका होता है। कोई भी कीड़ा मकोड़ा उसके मुंह के ऊपर पहुंचते ही इसमें फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है। ये सही बात है। निपोन्थिस पौधा में जो है उसका आकार जो होता है घड़े की तरह होता है और इसका जो इसके मुंह पर जो भी कीड़ा मकोड़ा जाता है वो उसमें फंस जाता है, वहाँ से नहीं निकल पाता है। ये सही बात है। ए और बी आपका सही है। किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, निपोन्थिस पौधा के बारे में आप लिख सकते हैं, जो सही यहाँ पे बताया गया है ए और डी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही रिपीट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दांडी यात्रा भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह घटना घटी थी, बताइए दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुआ था। तो ये सबको पता होगा, दांडी यात्रा जो है 1930 में घटना घटी थी, दांडी यात्रा वाला। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरे पत्तियों वाली सब्जी खाने की सलाह देती है। मैं इस क्वेश्चन को बहुत बार चर्चा की हूँ कि जब भी बात करें आंवला, पालक, गुड़, यहाँ पे आपको मिल रहा है, गुड़ मिल रहा है, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जी यानी कि पालक आ जाएगा उसमें। तो जब भी आंवला, पालक, गुड़ के बारे में बात करें तो वो जो रोगी होगा वो अनीमिया से ग्रसित होगा। अनीमिया से ग्रसित रोगी को आंवला, पालक, गुड़ खाने का सलाह दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा। इस बात को आप ध्यान दीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये आपका कूट है, माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माउंट एवरेस्ट के विषय में यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें क्या सही है और क्या गलत है इसे चूज कीजिए। कूट है, बताइए आप लोग आंसर कौन सा सही होगा। यहाँ पे कह रहा है यह हमारे देश का भाग है। माउंट एवरेस्ट जो है ये हमारे देश का भाग नहीं है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और बी है, इसकी चोटी की ऊंचाई जो है 7900 मीटर है, ये सही बात है। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 7900 मीटर है। कहीं कहीं पे आपको 88-50 भी दिखने को मिल जाएगा, ये सब सही जाता है। 88-50 या फिर 7900 ये सब सही जाता है। ठीक है, बिछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की प्रथम भारतीय महिला बनी, ये बात भी आपका सही है। बिछेंद्री पाल जो है वो एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, इस बात को सब कोई जानता है।
और ऑप्शन डी है, इस पर्वत की चोटी पर हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम 23 मई 1994 को में गाड़ा गया। 1994 को नहीं, 1984 को दोपहर में गाड़ा गया था राष्ट्रीय ध्वज को। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसी में थोड़ा आदमी भ्रम जाएगा। 23 मई दिया है, 1994 कर दिया है। ठीक है, इसलिए गलत हो गया। अगर यहाँ पे 1984 रहता तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही होता। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। पर्वत की चोटी पर हमारे देश की राष्ट्रीय ध्वज जो है वो 23 मई 1984 को 1:07 पर दोपहर में गाड़ा गया था। ठीक है, और नेपाल में जो है माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर उधर करके पूछ देता है। और ये जो बिछेंद्री पाल है ये 43 मिनट तक दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रही थी, 43 मिनट तक। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कौन कौन सही गया? ये बी और सी आपका सही है। देखिए किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, ऑप्शन बी आपका सही होगा। ओके, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है और ईवीएस के पेपर में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा हमेशा। इसको आप सीख जाइए बिल्कुल बेटर तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक डॉक्टर का घर जो है एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने का कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं और एक्स के ठीक पूर्व में 500 मीटर दूरी पर है। ये जो है कहाँ है? एक्स के ठीक पूर्व में 500 मीटर की दूरी पर है। फिर बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 400 मीटर दूरी पर है। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 90 मीटर की दूरी पर है। और यहाँ पे देखिए अंत में वह अस्पताल पहुँच जाते हैं। सी के ठीक उत्तर में 80 मीटर की दूरी पर है उनका अस्पताल। तो अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर की घर की सही दिशा बताना है। तो आइए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं कैसे। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे ही करना है। मैं यहाँ पे सॉल्व की हूँ, देख लीजिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ उत्तर दिशा होता है और नीचे की तरफ दक्षिण दिशा होता है। ठीक है, इधर पूर्व होता है और इधर पश्चिम होता है। इतना अगर आपको कंफर्म हो जाएगा कि कौन दिशा किधर होता है तो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल इजी वे में बन जाएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन क्या कहा था कि यहाँ पे डॉक्टर का घर एक्स पर है और अस्पताल जाने के लिए उसकी सीधी रास्ता नहीं है। ठीक है, तो पहले वो कहाँ जाता है? पहले वो ए पर जाता है जो 500 मीटर की दूरी पर ठीक पूर्व दिशा में है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कर लिए 500 मीटर की दूरी पर गए। एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे 500 मीटर की दूरी पर गए जो किधर है? पूर्व दिशा में। इधर पूर्व है, ईस्ट। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा उसी तरह से आपको काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि डॉक्टर का घर से कोई सीधी रेखा नहीं है अस्पताल तक जाने के लिए। तो सबसे पहले वो कहाँ जाते हैं? पूर्व दिशा में 500 मीटर की दूरी पर ए पर, बिंदु ए पर गए। फिर यहाँ से जो है वो दक्षिण दिशा में जाते हैं 400 मीटर पर, बी पर। ठीक है, यहाँ पे आ रहे हैं। फिर यहाँ से जो है वो पश्चिम दिशा में जाते हैं, यहाँ पे 40 मीटर की दूरी पर। और फिर यहाँ से जो है वो 80 मीटर की दूरी पर उत्तर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, और वहीं पे उनका क्या है? अस्पताल है। तो यहाँ से आपको बताना है अस्पताल के सापेक्ष, अगर जिसके सापेक्ष बोले वहीं पे आपको रहना है। यहाँ पे आप टिक जाइए कि अस्पताल के सापेक्ष बोल रहा है उनकी घर की दिशा। तो यहाँ पे उनका घर है और यहाँ पे उनका अस्पताल है। तो अस्पताल के सापेक्ष जब भी बोले तो यहाँ से ऐसे
करेंगे, ठीक है। तो अस्पताल के सापेक्ष उनकी घर की जो दिशा हो रही है वो क्या हो रही है, यहाँ पे उत्तर है, यहाँ पे पश्चिम है। तो देखिए पश्चिम, उत्तर और पश्चिम करेंगे, ठीक है। आपका आंसर जो होगा क्या, उत्तर पश्चिम होगा। इसे आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर जो है देखिए किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहे हैं, उत्तर पश्चिम, ऑप्शन बी आपका सही होगा। ओके, इसी तरह से क्वेश्चन को पूरा पढ़कर करना है ताकि कोई परेशानी ना हो। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है आपको, ठीक है। रेगिस्तानी ओक जो है इसमें पत्तियों की जगह कांटे होते हैं, ये सही बात है। रेगिस्तानी ओक जो है उसमें पत्तियां नहीं होती है, उसमें कांटे होती है, ठीक है। इसकी जड़ें जो होती है उथली हुई होती है, ये भी सही है। यह अपने तने में जल को संरक्षित करता है, ये भी सही है। रेगिस्तानी ओक के बारे में मैं आपको बताई थी। तो ये सब जो है 3 ऑप्शन देखे कि इसमें पत्तियां की जगह कांटा होता है, ये सही है। उसकी जड़ें जो होती है वो उथली हुई होती है और यह अपने तने में पानी को संरक्षित रखता है, ठीक है। और ऑप्शन डी में कह रहा है यह 8 मीटर से अधिक ऊंचा होता है। तो ये 8 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं होता है, ये कमरे की ऊंचाई के बराबर होता है, मैं आपको बताई थी, ठीक है। तो ऑप्शन डी है वो आपका गलत हो गया। यहाँ पे निगेटिव ही पूछ रहा था तो आपको ऑप्शन डी करना है, ठीक है। निगेटिव को मारना था, गलत ऑप्शन को, ऑप्शन डी गया। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है। कुडुक जो है वो झारखंड के लोगों के द्वारा बोला जाता है। कुडुक कहाँ की भाषा है, झारखंड की भाषा है, इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुजरात के निकटवर्ती राज्य, गुजरात के निकटवर्ती राज्य जो है वो है आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ठीक है। गुजरात के निकट का जो राज्य है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। इस बात को आप मैप पर देख लीजिएगा, वहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपका पेडागोजी शुरू हो रहा है, यहाँ पे समझ के साथ करना है, ठीक है। समझ कर आप आंसर कीजिएगा, पेडागोजी है ये समझने वाला। और ये जो 15 क्वेश्चन अभी हुआ है उसे थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ओके। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है। यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव वर्ड के अनुसार आप आंसर कर सकते हैं और जो ऑप्शन आपको सबसे बेटर लगे उससे कर सकते हैं, ठीक है। तो पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या होता है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है पर्यावरणीय मुद्दों को जागरूकता का विकास करना, ये सही बात है। पर्यावरण शिक्षण का यही उद्देश्य है कि पर्यावरण जब मुद्दा है उसको जागरूक करना, उसके जागरूकता को विकास करना है, ठीक है। ये आपका सही है। ऑप्शन बी में संख्यानात्मक कौशल का विकास करना बोल रहा है बच्चों में, तो यहाँ पे ये गलत हो रहा है। बच्चों में जो है संख्यानात्मक कौशल का विकास नहीं है पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य, ये आपका गलत बोला। यहाँ पे सिर्फ वाला बात किया, ये गलत है। और यहाँ पे विशेषज्ञ अध्ययन के लिए तैयार करना, ये भी आपका गलत है। सबसे बेटर जो ऑप्शन है आपका ए है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कूट है। क्वेश्चन है आपका, कक्षा 5 की पाठ कहानियों की कहानी, किसानों की कहानी बीज की जुबानी, ठीक है। ये कक्षा 5 में एक चैप्टर है, किसानों की कहानी बीज की जुबानी। शुरू होती है मुख्य प्रश्न के द्वारा, जैसे जो हम भोजन खाते हैं उनको कौन पैदा करता है, ये बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिया गया है और ये जो क्वेश्चन है किसानों की कहानी बीज की जुबानी से ली गई है। और ऑप्शन पढ़िए और कौन कौन ऑप्शन सही है इसके बारे में बताइए, ठीक है। बच्चों की सोच की नई दिशाओं में लेकर जाती है, बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चा से आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो हम भोजन खाते हैं उसे कौन पैदा करता है, तो बच्चा में जो है एक सोच होगा, उसकी सोच को एक नई दिशा मिलेगी, ठीक है। आपका ऑप्शन ए सही है। और 2 कह रहा है
बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सहायता करेगी। ये भी सही बात है, अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो बच्चा जो है वो सीखने की प्रक्रिया में उसको सहायता मिलेगी। ऑप्शन 2 भी आपका सही है। और यहाँ पे स्मरण आधारित कौशल का विकास कर रहा है, स्मरण वाला बात कर रहा है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे अनुशासन वाली बात कर रहा है, ये गलत हो जाएगा। बिल्कुल इजी वे में क्वेश्चन को छांटना है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सही जा रहा है, 1 और 2, ऑप्शन ए आपका सही होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या के सुझावित थीम का उप थीम है? जब भी थीम का उप थीम बोले तो वो जाता है आपका जानवर और पौधे, और ये सब जो है ये थीम है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। परिवार और मित्र, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, या फिर आवास जो है, ये सब थीम के अंतर्गत जाता है। लेकिन उप थीम जो होता है वो जानवर और पौधे होते हैं। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये थोड़ा माइंड में रखने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पर्यावरण अध्ययन में सार्थक पूर्ण सीखना निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं हो सकता है? यहाँ पे निगेटिव बोला, आपको निगेटिव खोजना है इसमें। तो किससे? कहानियों के द्वारा तो पर्यावरण सीख सकते हैं बहुत ही अच्छा तरीके से। पर्यावरण को खोजने का अवसर देकर, ये तो बहुत ही बेटर है ऑप्शन कि खोजने का अगर बच्चों को अवसर दे रहे हैं तो बहुत ही बेटर तरीके से सीखेगा। प्रत्येक उप प्रकरण में प्रारंभ में मुख्य प्रश्नों को प्रश्न पूछकर आप पर्यावरण सिखा रहे हैं, तो ये भी बात सही है, सही होगा। स्मरण आधारित सिखाने में शामिल करना, स्मरण वाली बात तो बिल्कुल कट करके चलना है। मैं आपको बार बार बताती हूँ, जब भी स्मरण वाली बात आए, कंठस्थीकरण करने का बात आए, ये सब गलत जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका गलत हुआ ऑप्शन डी, यहाँ पे निगेटिव पूछ रहा था, ऑप्शन डी आपका सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन से सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन जो है वो आधारित होती है? तो सीखा कैसे जाता है, सीखने की प्रक्रिया जो है वो कैसे है? तो मूर्त से अमूर्त है, ये बिल्कुल सही बोला। पहले बच्चा को मूर्त चीज़ यानी कि उसको प्रत्यक्ष रूप से बताएंगे, फिर अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। तो बच्चा का जब माइंड डेवलप हो जाएगा तो वो सोच सकता है अगर आप किसी चीज़ का अप्रत्यक्ष रूप से बताते हैं तो, ठीक है। तो पहले मूर्त चीज़ों से पढ़ाना है, फिर अमूर्त चीज़ों से, ठीक है। ये आपका सही कहा। ऑप्शन बी में कह रहा है अमूर्त से मूर्त चीज़। तो पहले आप बच्चा को किसी सोचने वाली बात के बारे में चर्चा कर दिए और उसके बारे में वो बच्चा जानता भी नहीं है, तो वो नहीं सीख पाएगा, ठीक है। यहाँ पे मूर्त से अमूर्त होता है, यहाँ पे ये गलत बोला। यहाँ पे वैश्विक से सामान्य बोला, तो यहाँ पे ये भी गलत है। सामान्य से वैश्विक होगा, सामान्य से वैश्विक सही होता है, यहाँ पे ये गलत बोला। अज्ञात से ज्ञात बोल रहा है, ये गलत है। ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा अजीब लगेगा कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, लेकिन जो है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर ही सही जाता है, अज्ञात से ज्ञात की ओर कभी सही नहीं गया है अभी तक, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं होना चाहिए? पर्यावरण का गुण नहीं होना चाहिए, निगेटिव फिर खोजना है इसमें। तो एकीकृत वर्ड तो जो है वो बहुत ही अच्छा होता है, ये सही बात है। यह संदर्भित है, ये भी संदर्भ वाला बात भी सही होता है। बाल केंद्रित भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन एक विषय क्षेत्र है। पर्यावरण अध्ययन जो है एक विषय क्षेत्र नहीं है। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो गलत है। इस क्वेश्चन के हिसाब आपका ऑप्शन डी सही होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है आपका, भोजन किस प्रकार से खराब होता है? इससे संबंधित प्रयोग में संचलन में एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चों की सहायता करता है। निम्नलिखित में से क्या इस प्रयोग में प्रक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य नहीं होगा? बताइए कौन सा उद्देश्य नहीं होगा, निगेटिव खोजना है। तो ऑप्शन ए में अवलोकन और सूचना दर्ज करने वाली बात कर रहा है, तो अवलोकन वाली बात जो होता है वो सही होता है। विश्लेषण करना सही है, प्रयोग करना सही है, लेकिन यहाँ पे फिर दे रहा है आपको स्मरण करना, याद करने वाली बात हमेशा गलत होता है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, और ऐसा जो क्वेश्चन है बढ़ते जा रहा है क्वेश्चन की संख्या, ठीक है।
तो यहाँ पे आपका सही होगा ऑप्शन डी सही होगा, निगेटिव पूछा था। ठीक है, बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए ज्ञान की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा। फिर निगेटिव पूछा, जो प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा उसे बताना है आपको। ठीक है, तो वास्तविक जीवन की घटनाएं जो है ये बिल्कुल सही बात है। वास्तविक जीवन की घटना से आप बच्चा को पढ़ा रहे हैं, पर्यावरण के अध्ययन करा रहे हैं तो बहुत ही बेटर तरीके से सीखेगा। समुदाय के सदस्य से भी बहुत ही बेटर तरीके से सीखेगा। बच्चों के स्थानीय संसाधन का जब प्रयोग करेंगे तो भी बच्चा अच्छा तरीके से सीखेगा। लेकिन जब कक्षा की चार दीवारी में बंद करके आप बच्चा को पढ़ा रहे हैं पर्यावरण ईवीएस, तो वो नहीं सीख पाएगा। ईवीएस कहता है कि वो अपने वास्तविक जीवन की घटनाएं से पढ़े, बच्चा समुदाय के सदस्य से पढ़े, भ्रमण करके पढ़े, संसाधन का प्रयोग करके पढ़े, ये सब सही जाता है। लेकिन कक्षा की चार दीवारी यानी कक्षा के अंदर ही पढ़ना, पर्यावरण का अध्ययन करना, ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे निगेटिव पूछ रहा था, ऑप्शन आपका 3 जो है वो सही है। तो देखिए किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कूट के माध्यम से आपको करना था, केवल 3 गलत है, ऑप्शन बी आपका सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति के द्वारा कक्षा 5 के उपविषय बोलती इमारतें एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा अर्थपूर्ण तरीके से संपादित की जा सकती है। बोलती इमारतें कक्षा 5 के उपविषय है, तो इसमें बताना है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण द्वारा अर्थपूर्ण तरीके से संपादित की जा सकती है। अर्थपूर्ण तरीके से कैसे आप संपादित कर सकते हैं ये बताना है। तो मानचित्र और चित्र यहाँ पे दे रहा है, तो मानचित्र और चित्र के माध्यम से आप कर सकते हैं बेटर तरीके से, अर्थपूर्ण तरीके से संपादित कर सकते हैं। व्याख्यान और चर्चा दे रहा है, यहाँ पे व्याख्यान शब्द जो है वो गलत होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे नारे लिखने वाली बात कर रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे दे रहा है ऑप्शन 3 में सर्वे के संचालन उपरांत उस पर चर्चा, ये सही बात है। बेटर तरीका से आप सर्वे के दौरान आप चर्चा कर रहे हैं तो बच्चा जो है बिल्कुल बेटर तरीके से सीखेगा। यहाँ पे जा रहा है 1 और 3 सही, ऑप्शन ए आपका सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बच्चों के सीखने की प्रगति में वर्णन अभिलेख आधारित है। सीखने की प्रगति में वर्णन अभिलेख जो होता है वो किस पे आधारित होता है, तो यहाँ पे देखिए अवलोकन तकनीक पर आधारित होता है वर्णन अभिलेख। इस बात को आप नोट कर लीजिए, बेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव से नहीं पकड़ा रहा है तो आप इसे नोट कर लेंगे तो बेटर रहेगा कि सीखने की प्रगति का वर्णन जो है वो अवलोकन तकनीक पर आधारित है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, CCE के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन संबंधित है। स्व आकलन जो संबंधित है वो है आपका सीखने के समान आकलन। ठीक है, सीखने के समान आकलन जो है वो स्व आकलन से संबंधित है, इस बात को भी आप नोट कर सकते हैं। सीखने के लिए आकलन नहीं होगा, सीखने के अंदर आकलन नहीं होगा और ना ही सीखने का आकलन होगा। ठीक है, स्व आकलन में क्या आएगा, सीखने के समान आकलन आएगा। यहाँ पे इस बात को ध्यान देना है, के समान। ओके, ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी कूट है आपका, बच्चों के सीखने की प्रगति को आंकने के लिए शिक्षकों के द्वारा अक्सर पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है। पोर्टफोलियो क्या होता है ये बताना है आपको। मैं पोर्टफोलियो के बारे में बहुत बार चर्चा की हूँ, अगर आप रेगुलर क्लास करते होंगे तो इजी वे में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पढ़िए क्या है 4 ऑप्शन, पोर्टफोलियो के बारे में जो सही है उसे आपको बताना है। ओके, यहाँ पे बात कर रहा है बच्चों के सीखने की प्रगति का एक संचयी अभिलेख है। बिल्कुल सही बात है, पोर्टफोलियो जो होता है बच्चा का सीखने का एक प्रगति का संचयी अभिलेख होता है। ठीक है, बच्चों द्वारा अपने कार्यों को प्रदर्शित करने में समर्थ बनाता है, ये भी बात सही है। पोर्टफोलियो के द्वारा जो है बच्चा अपना कार्य को प्रदर्शित करने में समर्थ होता है, ये बात सही है। यहाँ पे सिर्फ वाली बात किया, ये गलत हो जाएगा।
मैं आपको बताई थी, सिर्फ गलत वर्ड होता है, सिर्फ कोई भी चीज़ को नहीं करना है फिक्स, तो आपका ये गलत हो जाएगा। और बच्चों को सीखने का आकलन में सक्रिय भागीदारी बनाने में समर्थन करता है, ये भी आपका सही है। सही जा रहा है 1, 2 और 4। देखिए किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहे हैं, 1, 2 और 4, ऑप्शन डी आपका सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए संवेदनशील मुद्दों जैसे लिंग भेद का अर्थपूर्ण संपादन किया जा सकता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए संवेदनशील मुद्दों जैसे लिंग भेद का अर्थपूर्ण संपादन किया जा सकता है, किसके माध्यम से, कैसे करेंगे अर्थपूर्ण संपादन, ये बताना है आपको। तो बच्चों के मध्य जब आप बातचीत करेंगे तो उसमें अर्थपूर्ण संपादन हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और जो बी सी डी आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें निगेटिव भरा हुआ है, निगेटिव वर्ड यहाँ पे भरा हुआ है, उस तरह से भी आप छांट सकते हैं। यहाँ पे व्याख्यान शब्द जो है वो गलत होता है, यहाँ पे प्रदर्शनी शब्द जो है वो भी गलत होता है। इसको नोट कर लीजिए निगेटिव वर्ड में कि व्याख्यान और प्रदर्शन जो होता है वो गलत होता है, जहाँ भी देखे उसे कट करके आए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त है। सबसे कम उपयुक्त जो है वो है आपका बंद उत्तर वाले प्रश्न, यानी कि आप क्वेश्चन किसी बच्चा से पूछ रहे हैं तुम्हारा नाम क्या है, तो सिंपल सा वो बता देगा मेरा नाम ये है। तो यहाँ जो हो गया ये बंद उत्तर वाले प्रश्न हो गए, यानी कि एक ही शब्द में वो आंसर कर दे, बच्चा को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत न पड़े। तो ये जो है ये आकलन का सबसे कम उपयुक्त होता है बच्चों में, तो ये आपका निगेटिव है, ये गलत जाता है। ठीक है, कम उपयुक्त पूछा तो बंद उत्तर वाले प्रश्न आपका सही होगा। यहाँ पे मुक्त उत्तर वाले प्रश्न बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप कहते हैं बच्चा को कि पर्यावरण को दूषित होने से कैसे बचाए, तो इसमें बच्चा जो है खूब अच्छा से सोचेगा कि ऐसे करेंगे, तो उसमें जो है समालोचनात्मक चिंतन जो होगा उसमें उत्पन्न होगा, बच्चा सोच सोच कर बताएगा। ठीक है, तो सोचने वाला अगर आप प्रश्न कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। सृजनात्मक प्रश्न कर रहे हैं बहुत ही अच्छा है, सृजन करना, खोजने वाला प्रश्न ये भी सही है, विस्तारित प्रश्न पूछ रहे हैं ये भी सही है। ठीक है, लेकिन बंद उत्तर वाले प्रश्न अगर आप बच्चा से पूछ रहे हैं तो ये गलत बात है, ये आकलन का सबसे कम उपयुक्त है। आपका ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। ओके, आइए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के आकलन का संकेत होना चाहिए। तो पर्यावरण आकलन का संकेत जो है वो होगा आपका सहयोग, और 3 ऑप्शन में आपको निगेटिव वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको छूना भी नहीं है, तो निगेटिव से भी छांट सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि सहयोग के द्वारा जो है वो आकलन का, पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेत होना चाहिए, ये आपका सही है। स्मरण मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये गलत जाता है, पाठ्य पुस्तक भी गलत जाता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। पेपर पेंसिल परीक्षण भी गलत जाता है। मैं बोलती हूँ जो निगेटिव है उसे आप नोट कर लीजिएगा तो बहुत ही बेटर होगा। ठीक है, तो आपका 30 प्रश्न जो है वो ख़त्म हो चुका, बहुत ही मज़ेदार तरीके से ईवीएस का, और हम लोग इसी तरह से क्वेश्चन को करेंगे बहुत ही बेटर तरीके से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स में एक बार शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।